नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ये घटना चक्र की सीरीज़ में हम भारत का इतिहास सब्जेक्ट कवर कर रहे थे और इसमें हमने नया अध्याय शुरू किया था गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। और इससे संबंधित प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन हमने देखे और इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। तो 84 क्वेश्चन है 84। इस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि ऐसा कौन-सा वायसराय था जिसकी हत्या जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दी गई थी किसी अपराधी के द्वारा। ठीक है? जब वे भ्रमण कर रहे थे, तो कौन-सा वायसराय था, ठीक है? याद रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड मेयो की बात की जा रही है यहाँ पे। लॉर्ड मेयो की जो है हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और अपने यह एक पहला वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के समय की गई। ठीक है? लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। ये बात याद रखेंगे। ठीक है? आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 85। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? अभी हमने देखा लॉर्ड मेयो, बी राइट आंसर होगा। लॉर्ड मेयो की हत्या उसके कार्यकाल के समय में की गई थी। प्रश्न संख्या 86। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, पहले जो है अंग्रेज क्या कर रहे थे, अफगानिस्तान के के प्रति जो है एक आक्रमणता की नीति अपना रहे थे। ठीक है? लेकिन बाद में ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल आया जिसने उग्र नीति अपनाई, यानी अग्र फॉरवर्ड नीति अपनाई? तो लॉर्ड लिटन की बात की जा रही है। लॉर्ड लिटन राइट आंसर होगा। लॉर्ड लिटन 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया है ना। तो पहले ये कुशल आक्रमणता की नीति अपना रहे थे, यानी कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। बाद में क्या है, अग्रगामी नीति अपनाई किसने? लॉर्ड लिटन ने। ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 87। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो अभी हम देख चुके हैं लॉर्ड लिटन। बी राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 88। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था? यहाँ पे बात की जा रही है लॉर्ड कर्जन की। ठीक है, 7 साल इनका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, 7 साल तक इनका जो है वायसराय का टाइम पीरियड रहा। तो लॉर्ड कर्जन ए जो है राइट आंसर होगा। देखिए, लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड रहा 1899 से 1905 ईस्वी तक, 7 वर्ष का। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम पीरियड किसका रहा? लॉर्ड कर्जन का। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। देखिए, स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं की बात की जा रही है, नगर पालिकाओं की, ग्राम पंचायतों की बात की जा रही है। तो इनको जो है सशक्त किया गया था 1882 में। तो किसके द्वारा जो है सशक्त किया गया था? तो एक मात्र याद रखेंगे, वायसराय लॉर्ड रिपन की बात की जा रही है। इन्होंने कुछ उदारवादी काम किए हैं भारत में। तो लॉर्ड रिपन ही ऐसे थे जिनके टाइम पीरियड में जो है स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को सशक्त किया गया था। लॉर्ड रिपन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने 1881 में एक नियमित जनगणना भी करवाई थी। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे लॉर्ड रिपन के बारे में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 90। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? अभी हम देख चुके हैं लॉर्ड रिपन। डी राइट आंसर होगा, लॉर्ड रिपन। प्रश्न संख्या 91। गिलबर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? ठीक है, ये जो है न्याय व्यवस्था से संबंधित था।
ठीक है। इसमें क्या किया गया था, जो यूरोपवासी थे, ठीक है, उनके उनके जो भी मुकदमे होंगे वो भारतीय जो न्यायाधीश हैं वो भी जो है उनको न्याय दे सकते थे। ठीक है, ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, यानी उनके मुकदमों का फैसला भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते थे। इससे पहले क्या था कि जो यूरोपीय मुद्दे होंगे या यूरोपीय जो लोग हैं उनके जो भी न्यायिक मुद्दे होंगे वो केवल यूरोपीय द्वारा ही जो है न्यायिक किए जाएंगे। लेकिन इल्बर्ट बिल में ये कहा गया कि जो यूरोपवासी हैं उनके जो न्यायिक मुद्दे हैं वो भारत में रहने वाले जो न्यायविद हैं वो भी कर सकते हैं। इसलिए क्या हुआ कि इसमें विवाद हो गया, यूरोपवासी जो है इसको अपने अधिकारों का हनन मानने लगे। ठीक है, तो अभी हम ऑप्शन में देख लेते हैं। ये है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना, ये बिल्कुल गलत है। भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना, ये भी गलत है। ये प्रश्न संख्या सी देखते हैं। सॉरी, ऑप्शन सी में क्या है, यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए देखिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाना। ठीक है, तो सी राइट आंसर होगा। इल्बर्ट वायसाय की परिषद के क्या थे, विधि सदस्य थे। इन्होंने जो है 2 फरवरी 1983 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं। ठीक है, और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाएं। ये था इल्बर्ट बिल। और इसके जो है उसमें क्या हुआ, यूरोपीय लोगों ने क्या है इसका विरोध किया क्योंकि वो इसको अपना विशेषाधिकार का हनन मानते थे यूरोपवासी। फिर क्या है, इल्बर्ट बिल को लेकर जो है इस विवाद के कारण 1884 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने अपने कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया। लॉर्ड रिपन उदारवादी नीतियां अपनाते थे। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 92। इसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अधिग्रहण किया गया था। यहाँ पे बोला जा रहा है जो महिलाएं और बच्चे थे, ठीक है, उनके जो फैक्ट्री में काम करने का जो टाइम पीरियड था, जो समय था, उसको अधिनियमित किया जाना था। तो ऐसा फैक्ट्री अधिनियम कौन लेके आया था, वो भी हम देख चुके हैं कि उदारवादी जो काम किए गए हैं लॉर्ड रिपन ने किए हैं, तो सी राइट आंसर होगा, लॉर्ड रिपन ने किया था ये। ठीक है, प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दिया गया है। पहला है फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि पर पारित किया गया था। यहाँ पे पूछा है कौन सा सही है। देखिए, फैक्ट्री एक्ट आया था 1881 में, लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था, लेकिन इसमें मजदूरी नियत करने की कोई बात नहीं की गई थी और कोई भी मजदूर संघ बनाने की बात नहीं की गई थी। इसमें क्या किया था, जो बच्चे हैं, ठीक है, या महिलाएं हैं, उनके जो कार्य का जो समय था उसको कम करने की बात की गई थी, यानी 12 घंटे से 9 घंटे कर देना था। और फिर उम्र में भी कुछ चेंजेस किए गए थे, यानी 7 से 12 साल की उम्र को बच्चों के लिए जो है फैक्ट्री में काम करना प्रतिबंधित किया गया था। लेकिन यहाँ पे मजदूरी के बारे में कोई बात नहीं की गई थी, ना ही मजदूर संघ बनाने की। तो ये गलत हो जाएगा। एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ब्रिटिश भारत में जो मजदूर आंदोलन संगठित किया था वो किसने किया था, एनएम लोखंडे ने। ध्यान रखेंगे किसने, एनएम लोखंडे ने। तो इसमें केवल 2 सही होगा आंसर, बी। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। अभी हमने देखा जो स्थानीय स्वायत्त शासन को जो सशक्त बनाया था वो लॉर्ड रिपन ने बनाया था। लॉर्ड रिपन की बात की जा रही है। जो स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है वो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं पहले। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 95। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बोला है यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं। पहला है स्थानीय स्वशासन। जब पहला ही गलत हो जाएगा क्योंकि स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन के द्वारा नहीं, लॉर्ड रिपन के द्वारा सशक्त किया गया था, इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ए राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सहायक संधि बिल्कुल लॉर्ड वॉलेजली के द्वारा अपनाई गई थी। राज्य अपहरण नीति भी जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई थी, ये भी सही है।
और स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की। ए राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 96। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव की बात की जा रही है, तो बंगाल में दोहरा शासन लाया था, वो कौन लाया था? रॉबर्ट क्लाइव लाया था 1765 में, 1765 में। बंगाल में दोहरा शासन की व्यवस्था किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। विलियम बेंटिंक की बात करेंगे तो विलियम बेंटिंक के टाइम पीरियड में मैकाले ने जो है अंग्रेजी शिक्षा का विकास किया था। मैकाले, ठीक है, मैकाले ने। इसका कथन भी था कि भैया कुछ भारतीय मूल के व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जिनकी सोच जो है अंग्रेजों की तरह हो, यानी वो मूलतः तो भारतीय हों लेकिन उनका पहनावा, उनका रहने का ढंग, उनकी बोली बातचीत वो अंग्रेजी की तरह हो। ये मैकाले ने इसलिए अंग्रेजी शिक्षा का विकास करने के लिए किया था। इसके टाइम पीरियड में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम पीरियड। बात करते हैं चार्ल्स मैटकॉफ। तो हम सभी जानते हैं प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। यानी प्रेस पर से तो प्रतिबंध हटाए थे, वो किसने हटाए थे? चार्ल्स मैटकॉफ ने। इसीलिए चार्ल्स मैटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। कर्जन की बात हम देख चुके हैं। बंगाल का विभाजन किसने किया था 1905 में? कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन। तो देख लें, क्लाइव सी, विलियम बेंटिंक डी, चार्ल्स मैटकॉफ ए, कर्जन बी, सी डी ए बी। देख रहे हैं, यहां पे दिया है ए ही राइट आंसर होगा, सी डी ए बी। प्रश्न संख्या 97। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए बोला गया है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत यानी राज्य हड़प नीति जो अपनाई थी वो लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी। इसे डॉक्टर लैप्सी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत का सिद्धांत। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करेंगे तो इसमें जो है सती प्रथा को निषेध किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम पीरियड में। लॉर्ड रिपन की हमने देखा, स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और लॉर्ड कर्जन की बात करेंगे, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। तो डी, ए, बी और सी, डी ए बी सी। तो ए ही राइट आंसर होगा, यहाँ पे दिया गया ए ऑप्शन में, डी ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 98। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सुमेलित है बोला गया? यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सुमेलित है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, ये बिल्कुल गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस से बात करेंगे तो स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था करवाई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाई थी। किसकी? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, देख लेंगे स्थायी बंदोबस्त, ये यहाँ पे दिया है स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से संबंधित है। लॉर्ड एलन बरो, ये बिल्कुल सही बात है, जो है लॉर्ड एलन बरो ने जो है 1843 में सिंध का विलय कर लिया था भारत में, ब्रिटिश भारत में। ठीक है, इसने कराया था लॉर्ड एलन बरो ने। तो सी राइट आंसर होगा। कौन सा सुमेलित है पूछा है। और लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। प्रथम अफगान युद्ध जो है हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, हेस्टिंग। ठीक है, तो सी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 99। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसी काल में हुई है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसकी बात की जा रही है। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। ठीक है, ये इसको ध्यान देख लेंगे। यहाँ पे बोला है भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास जो किया गया था सबसे पहले 1784 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा जो एक सोसाइटी बनाई गई थी, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ था। सबसे पहला प्रयास जो किया गया था भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण का 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ ही प्रारंभ कर दिया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। आगे बात करते हैं 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया था पहली बार। सबसे पहले जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 में। उसके बाद क्या हुआ, 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाया गया था। ठीक है, अलग से विभाग बनाया गया। और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्रीकृत रूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया। तो बाद में बना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सबसे पहला जो महानिदेशक बने थे जॉन मार्शल बने थे इसके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वेक्षण के, और 1901 में।
और किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 100, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। यहाँ पे दिया है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में, या वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। अभी हमने देखा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, एएसआई की। और पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया था? अभी हमने देखा जॉन मार्शल को, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पहला महानिदेशक महानिदेशक नियुक्त किया गया था। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की? देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। अब पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना तो जो है 1871 में की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर बोलता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग तो लॉर्ड कर्जन का नाम आता, ठीक है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगाया है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 102, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? ये भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में हुआ है, ध्यान रखेंगे। जो प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो पारित हुआ था, ये भी लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड में पारित 1904 में। 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई। 1904 में जो है ये प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट लाया गया कर्जन के टाइम पीरियड में। प्रश्न संख्या 103, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने करी थी? यहाँ पे ये बोला जा रहा है वो कौन से भारतीय थे जिन्होंने जो कर्जन का प्रशासन था उसकी तुलना औरंगजेब से की थी? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, उग्रवादी नेता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं को पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 104, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? यहाँ पे बोला गया है जो इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स है उसकी स्थापना किसने करी थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही जो है इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी। 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना, इसके उद्देश्य क्या थे? देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध कराना था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। प्रश्न संख्या 105, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं, कालानुक्रम कालानुक्रम बताना है इनका, ठीक है, देख लेंगे। तो यहाँ पे ए राइट आंसर होगा, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। जो लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड था, हम अभी देखें 1899 से 1905, 7 साल। उसके बाद लॉर्ड हॉर्डिंग का है 1910 से 1916। उसके बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921। फिर लॉर्ड इरविन है 1926 से 1931। याद कर सके तो कर ले, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न संख्या 106, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बोला यहाँ पे। जो असैनिक प्रशासन आया था 1905 में, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, ठीक है, देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, ठीक है, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक, यानी असम जिसे बोलते हैं, एक नया प्रांत बनाया। देखिए ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कार्य किए गए थे, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। यहाँ पे जो है इन्होंने ब्रिटिश को जो है साम्राज्य को सुदृढ़ करने की जो है व्यवस्था की थी, किसने? कर्जन ने। तो इन्होंने क्या किया, जो प्रांतीय सीमाएं हैं उनको पुनर्गठित करने का प्रयास किया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। दोनों ही सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं।
ठीक है। वर्ष 1905 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। इसने बंगाल को 2 भागों में बाँटकर पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। तब बंगाल के पश्चिमी भाग में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छोटानागपुर को शामिल किया। इसके अतिरिक्त उसने मद्रास और मध्य प्रांत की सीमाओं में भी बदलाव किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 107, फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी। यहाँ पे बोला गया है, तो ये दोनों के टाइम पीरियड में लॉर्ड कर्जन ने भी ये रणनीति अपनाई थी, क्योंकि बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड मिंटो ने भी। ए और बी दोनों आंसर है इसके। ठीक है, ये ध्यान रखें। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई थी। लॉर्ड मिंटो ने क्या लाया था, आपको याद है? 1909 में। 1909 में क्या लेके आए? सांप्रदायिक व्यवस्था लाए थे, सांप्रदायिक निर्वाचन करना, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करना। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। तो इन दोनों के जो कार्य थे, फूट डालो और राज्य करो की नीति थी। ठीक है, तो इसने भी क्या किया है, जो है जातिवाद में बांटने की कोशिश करी ना, हिंदू मुस्लिम को अलग किया। 1909 में क्या लेके आया? एक सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था लेके आया, जिसमें मुस्लिमों के लिए एक अलग न्याय की व्यवस्था की गई, निर्वाचन की व्यवस्था की गई। दोनों की कार्य ऐसे थे, फूट डालो और राज्य करो की नीति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस नीति के तहत मिंटो ने जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रोत्साहित की थी, आप याद 1909 में भी मैंने आपको बताया। ठीक है, मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन किया इन्होंने। और बंग भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था, जैसा दावा किया गया था कि भाई प्रशासन की सुविधा हो जाएगी, नहीं, बल्कि इसके 2 स्पष्ट उद्देश्य थे कि एक हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, दूसरे जो नवजागृत बंगाल को चोट पहुंचाना, जो बंगाल जागृत हो रहा था उसको चोट पहुंचाना। ठीक है, ये दोनों इनके दोनों के कार्य फूट डालो और राज्य करो की नीति थी, लॉर्ड मिंटो के भी और कर्जन का भी। प्रश्न संख्या 108 देखें, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? ये बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि ऐसा कौन था वायसराय जिसने ये बोला था कि जो कांग्रेस है अपने विनाश की तरफ जा रही है और मैं भारत में रहते हुए इसको शांति प्रियस के निधन की देखने चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो है लॉर्ड कर्जन का था, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कर्जन का। ठीक है? अंग्रेज शासक क्या समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अंग्रेज ये मानते थे, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़ा प्रवक्ता कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ये मानते थे कि जो नरमपंथी हैं कांग्रेस के, वो कमज़ोर व्यवस्था कर रहे हैं कांग्रेस के लिए और उसको खत्म किया जा सकता है। वर्ष 1900 में कर्जन ने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसकी शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में इन्होंने मद्रास गवर्नर को ये लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। ठीक है, ये लॉर्ड कर्जन के स्टेटमेंट थे। कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिमंडल में मिलने से इनकार कर दिया था। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 109, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी? ठीक है, अभी हमने देखा लॉर्ड मिंटो। ठीक है, पार्लियामेंट सुधार इसे बोलते हैं, जो है मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करना, मुस्लिमों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी, वो लॉर्ड मिंटो का कार्य है। ठीक है, ध्यान रखें। 5 में, सॉरी, वो 1909 में जो लेके आया था पार्लियामेंट सुधार एक्ट। ठीक है, ठीक है, जॉन मार्ले को सचिव नियुक्त किया गया था और इनके द्वारा जो है पार्लियामेंट सुधार लेके आया 1909 में। और इस अधिनियम के द्वारा क्या किया? मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। ठीक है, और इसका उद्देश्य मुसलमानों को कांग्रेस के विरुद्ध करना था। प्रश्न संख्या 102, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ये बहुत आता है, लॉर्ड रेडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रेडिंग। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रेडिंग 1921 से 1926 का टाइम पीरियड है इसका। इसके समय चोरी चोरा कांड हुआ, ये ध्यान रखेंगे। स्वराज पार्टी का गठन हुआ 1923 में और रोल एक्ट आया था। ठीक है, का निरसन हुआ, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 111, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बोला, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे बोला पिट्स इंडिया एक्ट,
वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे आया था, बिल्कुल सही बात है, 1884 में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सी यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत कौन लेके आया था? राज्य हड़प नीति वाला डलहौजी, ये भी सही है। वर्नाकुलर पीस एक्ट की बात की जा रही है, ये कर्जन के टाइम पीरियड में नहीं आया है, ठीक है, ये लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में आया था, लॉर्ड लिटन लेके आया था इसको, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वर्नाकुलर पीस एक्ट कौन लेके आया था? लॉर्ड लिटन लेके आया था 1878 में, 1878 में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी ही राइट आंसर होगा। और इल्बर्ट बिल रिपन के टाइम पे आया था, जो है इसके विवाद होने पर, इल्बर्ट बिल का विवाद होने पर रिपन ने अपने कार्यकाल से पहले ही इस्तीफा दे दिया था, ठीक है ना। तो सी राइट आंसर होगा। वर्नाकुलर पीस एक्ट कौन लेके आया? लॉर्ड लिटन लेके आया था 1878 में। वर्नाकुलर पीस एक्ट भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को क्या बोला गया था? मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। सरकार अवांछनीय विषयों को प्रकाशित करने के अपराध में संबंध पत्र को चेतावनी दे सकती थी, उससे जमानत ले सकती थी और जमानत को जब्त कर सकती थी। यदि यह अपराध पुनः किया जाता तो सरकार छापे खाने को भी जब्त कर सकती थी। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पक बताया था। इसने अर्स्किन पेरी ने, नाम याद रखेंगे, आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। एसएन बनर्जी ने इसे आकाश में वज्रपात कहा था। किसने कहा था? एसएन बनर्जी ने कहा। प्रश्न इस प्रकार बनता है कि आकाश से वज्रपात एसएन बनर्जी ने किस एक्ट को कहा? तो आप याद रखेंगे वर्नाकुलर पेस एक्ट को कहा। या प्रश्न इस प्रकार बन सकता है, वर्नाकुलर पेस एक्ट को आकाश से वज्रपात किसने कहा? एसएन बनर्जी ने। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, ये ध्यान रखेंगे, ये आएगा कि इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अन्य अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। तो प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि ऐसा कौन सा समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध जो है सबसे पहले जो है मामले दर्ज किए गए वर्नाकुलर पीस एक्ट के द्वारा? ये है सोम प्रकाश, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सोम प्रकाश। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 112। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? बोला गया यहाँ पे, कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, ठगी का दमन किसने किया था? विलियम बेंटिंक ने किया था, ठीक है। सती प्रथा का अंत, ठगी का दमन, ऐसे कुछ कार्य, उदारवादी कार्य किए हैं जो भारत में उपस्थित थे, तो ये विलियम बेंटिंक ने किया है। एल्बर्ट बिल रिपन के टाइम पीरियड में आया, आपको पता है, और ठीक है, इसके विरोध में जो है रिपन ने जो है, इसका विरोध होने पर रिपन ने जो है अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दे दिया था। रिंग फेंस की नीति बात करेंगे, बिल्कुल सही आता है। रिंग फेंस की नीति कौन लेके आया था? वार्न हेस्टिंग्स लेके आया था, है ना। रिंग फेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसको डिस्कस नहीं करेंगे। वर्नाकुलर पीस एक्ट की बात करेंगे, अभी हमने देखा वर्नाकुलर पीस एक्ट कर्जन नहीं लाया था, लॉर्ड रिटन के टाइम पीरियड में आया था, ठीक है, ठीक है, कब? 1878 में, 1878 में, लॉर्ड कर्जन। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 113। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में कार्य है? मैंने कहा ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है। पहले राजधानी कहाँ थी? बंगाल में थी, कलकत्ता। इसको जो है दिल्ली स्थानांतरण किया गया था, तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम पीरियड में, ठीक है, 1911 में, ठीक है, 1911 में। इसकी एक कहानी है, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, और याद रह जाएगा आपको, ठीक है। लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम पीरियड में 1911 में, देखिए, वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी। आपको पता है 1905 में क्या किया गया? बंगाल का विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बंगाल में शासन नहीं चला पा रहे थे और वो चाहते थे कि बंगाल का विभाजन किया जाए, क्योंकि बंगाल जागृत हो रहा था उस समय। तो बंगाल का विभाजन करना इनका मेन कारण ये था कि वहाँ पे जो है फूट डालो और राज्य की नीति अपनाई जा सके। लेकिन जैसे बंगाल का विभाजन किया, वहाँ पे जो है और भी ज़्यादा जो है उग्र हो गए मामला वहाँ पे, ठीक है, ये संभाल नहीं पाए। इसलिए फिर जो है जॉर्ज पंचम को भारत आना पड़ा, ठीक है। और फिर जो है उस समय टाइम पीरियड था लॉर्ड हॉर्डिंग का, 1911 में जॉर्ज पंचम आए और महारानी मैरी को भारत बुलाया गया। अब इसमें क्या किया गया? दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस दरबार में क्या किया? इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, ठीक है, जो 1905 में किया था। 1911 में इन्होंने क्या किया? बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया और क्या किया? अपनी राजधानी, पहले कलकत्ता थी इनकी, क्योंकि कलकत्ता राजधानी थी, तो ये क्या कार्य नहीं कर पा रहे थे, अपना प्रशासन नहीं चला पा रहे थे सही से। फिर उन्होंने क्या किया? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी 1911 में और बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया, ताकि वहाँ पे जनता शांत हो जाए, ध्यान रखेंगे। तथा राजधानी को हस्तांतर की घोषणा की। 3-4 पॉइंट निकल जाते हैं इससे, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि बंगाल जो विभाजन उसको रद्द कब किया गया? 1911 में किया गया। कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कब की गई? 1911 में की गई। और किसके समय में की गई? लॉर्ड हॉर्डिंग के टाइम पीरियड में की गई। और कौन आया था उस समय? जॉर्ज पंचम, महारानी मैरी आई थी। क्या बोल सकते हैं? दिल्ली दरबार तृतीय जो है जब लगा, तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हॉर्डिंग था, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 114।
सही जोड़े बनाइए था, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, यहाँ पे बोला गया, ठीक है। यहाँ पे बोला डॉक्ट्रिन ऑन लैप्स, ठीक है, यानी चूक का सिद्धांत, या हड़प नीति। अभी हम देख चुके हैं कितनी बार डलहौजी। बंगाल का विभाजन हम देख चुके हैं 1905 लॉर्ड कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन हम देख चुके हैं, रॉबर्ट क्लाइव ने चलाया था बंगाल में दोहरा शासन 1765 में, ठीक है। और सामाजिक सुधार की बात करेंगे, सामाजिक सुधार के कार्य ज़्यादातर किसने किए? विलियम बेंटिंक ने किए, जैसे कि ठगी प्रथा का अंत किया, बाल विवाह का अंत किया और सती प्रथा का अंत किया। तो आप देख लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4। यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। 3, 1, 2, 4। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 115। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है। सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है, देख लेते हैं। सूची सेकंड भी नीचे दी गई, थोड़ा सा छोटा। यहाँ पे बोला बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन। हम्म, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा इसको। देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, ठीक है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल, यहाँ पे देखो रेगुलेटिंग एक्ट किसके टाइम पीरियड में आया था, यहाँ पे बोला गया है। तो 1773 में जो है चार्ल्स कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस द्वारा अल और पहला मार्क्स यहाँ पे बोला गया, 3 ए का 3 होगा। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट आया था 1833 में, बिल्कुल सही है, यहाँ पे देखेंगे। आ, तो ये जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे डलहौजी अल और मर्किंग जो भी है ये दो। तीसरा भारत का गवर्नर जनरल वायसराय 1858 के अधीन। हम्म। तो गवर्नर जनरल सम्राट का प्रतिनिधि 1935 के अधीन, नहीं सॉरी, ये हाँ ठीक होगा। गिलबर्ट जॉन एट मरे का मिंटो कार्ल, ठीक है, ये 4। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेंगे बस। गवर्नर जनरल और सम्राट के प्रतिनिधि कौन थे यहाँ पे? एक है 4, 1, 3, 2, 4, 1। बस का थोड़ा सा डिस्कशन देख लेंगे। देखिए ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। देखो अंग्रेजों द्वारा बंगाल के अधिग्रहण के उपरांत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था, आप जानते हैं, 1776 में, ठीक है। इसी एक्ट के तहत कंपनी के गवर्नर को क्या कहता है? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। सबसे पहले जो है गवर्नर की पोस्ट को, बंगाल के गवर्नर की पोस्ट को बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। और बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल बना वो कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स बना था, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में हुआ था, ठीक है। यद्यपि विकल्प में वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, तो उसका उत्तरवर्ती कॉर्नवालिस का इसलिए कॉर्नवालिस का नाम आया वहाँ पे, नहीं तो वारेन हेस्टिंग्स का नाम आता। कुछ इतनी बड़ी बात नहीं है। 1837 का एक्ट आया, डलहौजी को नियुक्त किया गया था, ठीक है। 1858 का आया, मिंटो की नियुक्ति हुई, और 1835 में बेवर की नियुक्ति हुई थी, ये कुछ नहीं। आगे देखेंगे। यहाँ पे बोला गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। देखिए यहाँ पे स्थान दिए हैं और अंग्रेजों के द्वारा विलय किए गए वर्ष किए गए हैं, यानी कौन सा किस समय जो है विलय किया गया था। तो संबलपुर की बात करेंगे तो संबलपुर जो है 1849 में विलय हुआ था संबलपुर का, ठीक है। 1849 में संबलपुर का विलय हुआ, और सतारा का विलय हुआ 1848 में। सतारा का कई बार पूछा जाता है, 1848 में। अवध की बात करेंगे, अभी हम देख चुके हैं, अवध जो है 1856 में अवध का विलय हुआ था, और झांसी का 1854 में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, झांसी का विलय हुआ था 1854 में, और अवध का विलय हुआ था 1856 में, और सतारा का विलय हुआ 1848 में, और संबलपुर का हुआ 1849 में, ठीक है। तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, 2, 1, 4, 3। ठीक है, क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे
प्रश्न संख्या 117 देख लेते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और वर्मा का विलय। ठीक है, देख लेंगे। देखिए, सिक्किम का विलय हुआ था 1817 में। ठीक है, झांसी का विलय हुआ था 1854 में, और वर्मा का विलय हुआ था 1886 में, और पंजाब का विलय हुआ था 1849। ठीक है, सिक्किम का विलय हुआ था 1817 में, झांसी का विलय हुआ 1854 में, वर्मा का विलय हुआ 1886 में, और पंजाब का विलय हुआ 1849 में। ठीक है, तो लगा लेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले किसका हुआ। सिक्किम का हुआ फर्स्ट, फिर उसके बाद हुआ पंजाब का थर्ड, और उसके बाद हुआ झांसी का सेकंड, और अंत में हुआ किसका, वर्मा का फोर्थ। 1 3 2 4 देख लेंगे। 1 3 2 4 डी राइट आंसर होगा। ठीक है, सिक्किम का विलय हुआ 1817 में, पंजाब का 1849 में, झांसी का 1854 में, और वर्मा का विलय हुआ 1886। ध्यातव्य है कि ब्रिटिश साम्राज्य के तहत सिक्किम का विलय नहीं किया गया था। उसके साथ फरवरी 1817 में सिर्फ सहायक संधि की गई थी सिक्किम की, ये बोला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो कौन सा वायसराय था जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो याद रखेंगे, इसमें इनमें से कोई नहीं है, देख लेंगे। ई राइट आंसर बोला है। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले, जो 1857 का विद्रोह था उसमें जिन शासकों ने या जिन देशी शासकों ने अंग्रेजों की सहायता की थी, उनको क्या किया, अपना विश्वास पत्र बनाने के लिए उन्हें उपाधियां देना शुरू किया। उन्होंने खिल्लत की उपाधि दी, भूमि अनुदान दिया, ऋण माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली जो प्रमुख उपाधि थी वो राय बहादुर थी, और मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली उपाधि खान बहादुर। ठीक है, तो 1859 एवं 1860 ईस्वी में इन उपाधियों को दी जाने के साक्ष्य मिलते। अब देख लीजिए 1857 में कौन था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारी चीज़ खत्म हो चुके हैं क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट में चैप्टर में देखेंगे हम ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, धन्यवाद।